अच्छी होती है, गेहूं की फसलें बहुत अच्छी होती है। सरकार जो है एक बजट निकालती है गौशालाओं को मदद करने के लिए। गौ सेवा आयोग है आपके यहाँ, जिसके माननीय अध्यक्ष महोदय अब यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला है। तो गौ सेवा आयोग के मदद से जो कोष निकलता है सरकार का, केवल पैसे का बंटवारा होता है, केवल पैसा गौशालाओं को बांटी जाती है। आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि इससे कितने गौवंश का कल्याण हुआ या इससे कितनी गौवंशें बची है। तो निश्चित रूप से मेरा एक सुझाव है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट आपकी सरकार करती है तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और शिक्षाप्रद जो है ये बात जाएगी पूरे देश भर के लिए कि आप किसानों से धान खरीदते हो, आप किसानों से गेहूं खरीदते हो, आप तो जिन किसानों से आप धान खरीदते हैं उनसे धान का चारा भी खरीद लो। और गौ सेवा आयोग को जो बजट यहाँ की सरकार देती है पैसा बांटने के लिए, वो पूरा पैसे से चारा खरीदा जाए और गौशालाओं में चारा का वितरण हो, पैसे का वितरण ना हो। तो ये पैसे के वितरण में जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार से आप मुक्त हो सकते हो। जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पर चारा जलाया जाता है और पूरे दिल्ली का सांस घुटता है, तो वहाँ भी मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को और आयोग को सुझाव दिया कि आप जो ये पैसे बांट रहे हो 60 रुपये प्रति गाय, इसमें से भ्रष्टाचार के कारण अंत में गाय के पेट में मात्र 10 रुपया जाता है। तो बेहतर है कि उस पैसे से हरियाणा और पंजाब के सारा चारा को आप खरीद लो और जिस गौशाला में जिस किसान के पास जितनी गाय है उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट करा दो। तो ये एक बड़ा सरल सा मुझे उपाय लगता है, और इस उपाय पर अगर गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ चिंतन करे और अपनी सरकार को ये सुझाव दे तो मुझे दो चीज़ें इसमें से नज़र आती है। एक तो पैसा के बंटवारे का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, दूसरा फ़ायदा हो सकता है कि किसानों को से जो चारा हम खरीदेंगे तो उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सकती है, और जो किसान चारा को जला करके प्रदूषण फैला रहे हैं तो हमारा वायुमंडल भी प्रदूषण से बच सकता है। अंततः देखो, गाय को चारा चाहिए, अंततः गाय को पैसा नहीं चाहिए, अंततः गाय को चारा और पानी चाहिए। तो पानी की व्यवस्था कर लें और चारा सीधे अगर आप पहुंचा दें तो तत्काल रूप से एक समस्या का समाधान निकल सकता है। अब मैं आता हूं उपयोगिता वाले विषय पर। तो उपयोगिता वाले विषय पर हमें छत्तीसगढ़ के भूगोल को समझना पड़ेगा। हम अपने राज्य के भूगोल को यदि समझ लेते हैं तब इसमें से गाय की उपयोगिता समझ में आ सकती है। छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके जो दो क्षेत्र हैं, मस्तक, छत्तीस महतारी का जो मस्तक है वो पर्वतीय क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ महतारी का जो पाँव वाला क्षेत्र है वह भी आपका पर्वतीय क्षेत्र है। दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में लगभग 400 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा समतल भूभाग है, जहाँ पर कृषि का कर्म होता है। सबसे अच्छी खेती आपके यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ में होता है। आप देखो, छत्तीसगढ़ जो भारत के नक्शे में जो बसा है, इसमें अगर देखोगे आप तो पूर्वी समुद्र तट से काफ़ी दूर है, और लेकिन पश्चिमी समुद्र तट और भी बहुत दूर है। और जब वर्षा का मानसून समुद्र से उठता है तो छत्तीसगढ़ को 3 मानसून मिलता है। पहला मिलता है पूर्वी मानसून, जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से आता है। दूसरा मानसून मिलता है टूटा हुआ मानसून, जो अरब सागर से निकल करके पूरे महाराष्ट्र को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में प्रवेश करता है। और तीसरा मानसून आता है छत्तीसगढ़ को हिमालय का मानसून। ये तीनों मानसून को समझने की ज़रूरत है। और देखो, संजोग से अभी मानसून का ही समय है, प्री मानसून आया हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में आया हुआ है। तो सबसे पहला जो है विश्लेषण मैं करता हूँ कि हिमालय से उठा हुआ मानसून जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तब इसकी हालत क्या होती है। तो आप देखो, हिमालय से उठा हुए मानसून को
पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार और उसके बाद पूरा झारखंड को प्रवेश पार करके यहाँ पर आना रहता है, जिसमें झारखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय से उठे हुए मानसून की कमर तोड़ देती है। तो जो हिमालय से उठा हुआ मानसून है उसका लाभ छत्तीसगढ़ को लगभग नहीं के बराबर मिलता है। दूसरा मानसून आता हूँ मैं अरब सागर के ऊपर। अरब सागर से जो बहुत बड़ा जो मानसून का वेग उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि एक भूभाग पूरा जो भारत का तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और दूसरा गुजरात का उत्तरी तटीय क्षेत्र। ये दो तटीय क्षेत्र से जब अरब सागर में मानसून उठता है तो प्रचंड वेग के साथ महाराष्ट्र में घुसता है। लेकिन महाराष्ट्र पूरा पार करने में लगभग 700 से 800 किलोमीटर की ट्रैवलिंग होती है पश्चिमी मानसून को, और वो मानसून भी आपके यहाँ आते आते तक उसका प्रवेश इसी राजनांदगांव में मिलता है। महाराष्ट्र का जो आपका तटीय जो हिस्सा है इसमें जब प्रवेश करता है तब तक इसकी भी कमर टूट जाती है और इसके पास वर्षा के बूंद नहीं होते हैं। अब तीसरा जो मानसून आपके यहाँ आता है उड़ीसा का मानसून, ये मानसून आपके लिए लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होता है? क्योंकि देखो, पहली बात है कि पश्चिम के मुकाबले पूर्वी जो समुद्र तट है वो आपका नज़दीक पड़ता है। ये 400 से 500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग होती है उड़ीसा से निकले हुए वेग को, और उड़ीसा से जैसे ही यह मानसून चलता है तो उड़ीसा की जो पारंपरिक गौवंश की नस्लें हैं, जो आपको जगन्नाथपुरी के तटीय क्षेत्र से बिंजारपुरी का जो नस्ल शुरू होता है, बिंजारपुरी क्या करती है? बिंजारपुरी उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को प्रचंड मानसून से बचाने के लिए उसको पश्चिम की ओर ढकेल देती है, और जिसका सीधा लाभ आपको छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमाओं को मिलता है। उत्तर का जो आपका तटीय क्षेत्र है वहाँ मानसून टूट जाता है। दक्षिण का तटीय क्षेत्र जो आपका तेलंगाना से लगा हुआ है उसका भी तटीय जो हिंद महासागर का उठा हुआ मानसून है वह भी प्रवेश नहीं कर पाता है। आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता बचता है पूर्वी मानसून का। और पूर्वी मानसून जो आपके यहाँ बरसता है, और कैसे बरसता है? तो समवर्षा आपके यहाँ होती है। आपके यहाँ बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं रहती। ये बाढ़ वाला प्रदेश आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ से तटीय क्षेत्र से बिंजारपुरी नाम की प्रजाति ने जो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए मौसम के वेग को आगे ढकेल दिया है, वो जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो आपके यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ की नस्लें समवृष्टि कराती है। अगर ये नस्लें पूरी तरह से खत्म हो गई तो मध्य छत्तीसगढ़ का दो नक्शा बदल सकता है। या तो ये मरुभूमि में बदलेगा या प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आएगा। ये जो भूगोलीय समीकरण है गाय का, इसी भूगोलीय समीकरण के आधार पर पूर्ण भारत में अंग्रेजों के पहले के भारत तक 360 नस्लें भारत में हुआ करती थी। एक एक भूगोल का एक एक नस्ल, और वो नस्लें अपने भूगोल को बचाती थी। गाय का जो ये सींग देखते हो आप ना, ये एंटीना है, ये रडार है। किसका? मौसम को पकड़ने का, मौसम को छोड़ने का, मौसम को भगाने का, मौसम को चक्रवात बना करके पटक देने का। ये गाय का सींग है। इसके ऊपर 5 वर्षों तक हमने सर्वे किया पूरे भारत के अलग अलग ज्योग्राफी का और अलग अलग गौवंश की प्रजातियों का। उसमें हमने मॉडल लिया था, केरल और गुजरात को मॉडल लिया था हमने। कारण ये था कि केरल की गौवंश का सींग भारत में सबसे छोटा होता है, 4 से 6 इंच अधिक से अधिक, और मध्य केरल की जो गौवंश है वेच्चूर, वो तो मात्र 2 इंच का सींग होता है। लेकिन इसके विपरीत आप गुजरात में चले जाओ तो वहाँ भारत में सबसे ऊंचा सींग की नस्लें मिलती है। कांकरेज, जिनका सींग 3 फीट 3.5 फीट तक होता है, और गिर को भी अगर ले लो तो गिर का भी सींग जो है 2 फीट 2.5 फीट तक होता है, और बहुत मोटे मोटे सींग होते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक विचार आया
कि भारतीय गौवंश के सींग अलग अलग क्यों हैं, इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। तो जब इसके ऊपर अध्ययन हमने किया तो हमें सीधा पता चला कि ये सींग नहीं है बल्कि एंटीना है। तो 5 साल हमने पूरे भारत का सर्वे किया और वो सर्वे रिपोर्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक ऐसा दुस्साहस का काम करे कि गुजरात की सारी कांकरेज को केरल में शिफ्ट कर दे और केरल की वेचूर मलेनाड गिड्डा को उठाकर सीधा गुजरात में रख दे, तो 5 साल में दोनों राज्यों का कैसा नक्शा बदलेगा। तो सर्वे रिपोर्ट कहता है कि पूरा केरल बाढ़ से डूब जाएगा और जिस गुजरात में 5 से 30 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है, पूरा गुजरात डेजर्ट में बदल जाएगा, पूरा गुजरात राजस्थान हो जाएगा, पूरा गुजरात जैसलमेर जैसा हो जाएगा। कारण गुजरात की गायों के सींग लंबे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, क्योंकि उनके भूगोल में मौसम नहीं है, मॉनसून है ही नहीं। जो अरब सागर से उठा हुआ मॉनसून है उसको गुजरात की धरती पर पटकने के लिए एक भी पर्वत श्रृंखला नहीं है और गुजरात को केवल एक मॉनसून मिलता है, वो अरब सागर का मॉनसून मिलता है। इसलिए जो मॉनसून अरब सागर में उठता है सीधे गुजरात की धरती से सीधा क्रॉस करके पंजाब के, ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में चला जाता है। इसके लिए प्रकृति ने गुजरात में ऐसी गौवंश दी है जिनके सींग 3-4 फीट बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे हैं। अरब